नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के पाठ 7 का समकालीन विश्व में सुरक्षा पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम समकालीन विश्व में सुरक्षा का तात्पर्य समझेंगे कि सुरक्षा का अर्थ क्या है। हमने यहाँ पे लिखा भी है खतरे से आजादी। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य या मानव जीवन किसी भी खतरे से सुरक्षित रहे, उस पर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति न आए, उस विपत्ति से उसे छुटकारा मिल जाए, ऐसी व्यवस्था को हम सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब हम आते हैं सुरक्षा की अवधारणा पर। सुरक्षा की क्या धारणा है, क्या अवधारणा है। सुरक्षा की अवधारणा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पारंपरिक अवधारणा, नंबर 2 अपारंपरिक अवधारणा। अब हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम पारंपरिक अवधारणा के बारे में जानें। पारंपरिक अवधारणा भी दो भागों में बटी हुई है। पहली है बाह्य सुरक्षा और दूसरी है आंतरिक सुरक्षा। अब बाह्य सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या है, तो पहले बाह्य सुरक्षा के बारे में देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा भारतवर्ष ये भारत है। मानचित्र के माध्यम से बताते हैं आपको। भारत के अगल बगल अनेक देश हैं। भारत के अगल बगल अनेक देश हैं जो भारत से शक्तिशाली भी हैं और कुछ भारत से शक्तिशाली नहीं। तो सबसे पहले जो भारत से शक्तिशाली हैं, पहले उनके बारे में जाने। जो भारत से शक्तिशाली है, भारत के बीच, उन देशों के बीच शक्ति संतुलन नहीं है, तो वह हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो देश भारत से शक्तिशाली नहीं है, वो भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे अभी आप श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए। ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये भारत से शक्तिशाली नहीं है, भारत के ऊपर ये आक्रमण करने के लिए नहीं सोच सकते हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जो भारत से शक्तिशाली है, चीन, और माना भी जाता है शक्तिशाली है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ही सशक्त है। वहां की सेनाएं सशक्त हैं, वहां पर अत्याधुनिक हथियार भरे हुए हैं, तो भारत से वो शक्तिशाली है। तो इन देशों से जो सैन्य हमला होता है या वह सैन्य हमला कर देते हैं, तो उससे भारत का नुकसान है। तो सबसे पहले हम भारत को इन देशों से सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। अब आती है बात, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि वायु क्षेत्रों से भारत के ऊपर कोई भी आक्रमण होता है, कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे भारत का नुकसान होता है बाहरी देशों से, उसे हम वायु आक्रमण या वायु सुरक्षा के बारे में, वायु सुरक्षा के विषय में समझते हैं। दूसरा है इसमें नरसंहार। देखिए, नरसंहार का तात्पर्य होता है कि जब कोई भी बाहरी देश किसी देश के ऊपर आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने से धन और जन दोनों की हानि होती है। मान लीजिए कि चीन ने भारत के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया या कोई जैविक हथियार से आक्रमण कर दिया, तो जहां पर वो गिरेगा उसमें काफी संख्या में लोग मारे जाएंगे, और जब काफी संख्या में लोग मारे जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, जनसंहार। तीसरा वायु सुरक्षा के रूप में आतंकवाद का भी नाम आता है। आतंकवाद के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारतवर्ष में हमेशा
आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। और यह गतिविधियां कहां से आती हैं? बाहर से आती हैं। पाकिस्तान के बाद यहां आपका एक क्षेत्र है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भी वही चीज है, यहाँ पर भी आतंकवादियों का एक गढ़ माना जाता है। यह भी समय समय पर भारत में आतंकवाद फैलाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से यह भी वायु आक्रमण के रूप में ही, वायु सुरक्षा के रूप में ही माना जाता है। अब इसी वायु सुरक्षा के इन वायु आतंकवादी गतिविधियों को या वायु विपत्तियों को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला उपाय है कि सैन्य शक्ति मजबूत करना चाहिए। सैन्य शक्ति मजबूत करने का तात्पर्य यह है कि सैन्य शक्ति यदि हमारे देश की सेना सशक्त होगी, मजबूत होगी, अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगी, तो कोई भी देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने से एक बार सोचेगा। दूसरा है युद्ध के लिए तैयारी रखना। कहने का मतलब कि कोई भी देश आपको यह नहीं कह करके आएगा कि भैया हम आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, आप सतर्क हो जाइए। ऐसा तो कोई देश कहेगा नहीं। जो देश भारत पर या कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो यह करके नहीं करता कि मैं आपके ऊपर आक्रमण करूंगा, लेकिन उस देश को यह सोचना चाहिए कि हमारा पड़ोसी किस प्रकार का है या हमसे विरोध करने वाला देश क्या है, उसकी शक्तियां क्या हैं। तो उससे बराबरी करने के लिए या उससे लड़ने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह से युद्ध के लिए हमेशा तैयारी रखनी चाहिए, अपनी सेनाओं को अलर्ट रखना चाहिए कि कोई भी देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो उसका प्रतिरोध हम कर सकें, उसको रोक सकें। चौथा है, तीसरा है, इसमें देखिए बेटा शक्ति संतुलन। एक शक्ति संतुलन का तात्पर्य आप लोग आगे पढ़ेंगे भी, एक प्रश्न भी है, चैप्टर भी इसका है। तो पहले हम शक्ति संतुलन के बारे में आप लोगों को एक चीज बताएं कि शक्ति संतुलन है क्या। अब जैसे देखिए शक्ति संतुलन का तात्पर्य कहने का हमारे मतलब यह है कि जैसे अभी हमने आपको एक अपने पड़ोसी चीन के बारे में बताया। मान लीजिए ये भारत है और यह चीन है। अब दोनों के बीच में इतना अंतर है शक्ति संतुलन। चीन पूरा अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। मान लीजिए जैसे चीन के पास 12 लड़ाकू विमान है और भारत के पास 9 है, तो 3 कम है कि नहीं कम है? तो इस 9 को 12 जब बना देंगे हम 9 वो जब हम भी 12 लड़ाकू विमानों को अपने पास रख लेंगे तो क्या होगा कि हम इसके बराबर आ जाएंगे, और जब इसके बराबर हम आ जाएंगे तो यही है हमारा शक्ति संतुलन। इस तरह से भारत को अपने पड़ोसी देश जो भारत से शक्तिशाली हैं उनको उनके बराबर में अपनी सेना, सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था को ला करके खड़ा कर देना ही शक्ति संतुलन कहलाता है। तो वायु सुरक्षा के रूप में शक्ति का संतुलन होना अति आवश्यक है। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका आता है गठबंधन की नीति को अपनाना। अब देखिए भाई गठबंधन की नीति को अपनाने का तात्पर्य यह है कि जैसे भारत के अगल बगल अनेक छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं या विश्व के और भी छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, तो मान लीजिए उन देशों के साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए। ऐसी नीति बनाना चाहिए कि हमारे साथ वो छोटे छोटे से देश आए। तो जब छोटे छोटे से देश आ जाएंगे तो हमारा जो शक्ति स्वरूप है, हमारा जो व्यवहारिक रूप है, वो बहुत देश का जो एक सुरक्षा स्वरूप है वो बड़ा हो जाएगा। तो हम किसी भी बड़े देश से, कोई भी बड़ा देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो वह देश हमारे साथ आ जाएंगे और वह देश हमारे देश से टक्कर नहीं ले पाएगा। तो इसलिए दोस्ती रखना, दोस्ती बनाना अति आवश्यक है वायु सुरक्षा के लिए। हमने जो भी पॉइंट बताया बच्चों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं
आंतरिक सुरक्षा क्या है? वायु सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा भी आवश्यक है बाबू। कैसे आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि वायु सुरक्षा की अपेक्षा आंतरिक सुरक्षा रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान होता है। अब नुकसान कैसे होता है? जैसे देखिए, धर्म, जातिवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, राजनीतिक अस्थिरता, ये 4 पॉइंट हैं। अब धर्म को लेकर के हम देखें तो धर्म को हम सांप्रदायिकता के रूप में देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि विदेश में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं और हर धर्म अपने वर्चस्व के लिए वह दूसरे धर्म को हमेशा हराने का प्रयास करता है, उसे दबाने का प्रयास करता है, जो एक सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेता है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। मुस्लिम चाहता है कि भारतवर्ष एक मुस्लिम राष्ट्र हो, हिंदू चाहता है भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र हो, ईसाई चाहते हैं कि भारतवर्ष में सब क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। तो इन चीजों को लेकर के भी देश के अंदर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरा है जातिवाद। देखिए, जातिवाद की परंपरा तो प्राचीन काल से चली जा रही है। जातिवाद तो भाई हर जगह है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई तमाम डिफिनेशन दिया गया है हमारे पुराणों में या हर जगह किताबों में। लेकिन आज ही जातिवाद, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज जातिवाद जो है बहुत ही एक विषैला स्वरूप ग्रहण कर चुका है, क्योंकि जाति को लेकर के लोग भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो यह भी एक आंतरिक सुरक्षा का खतरा सबसे बड़ा है। इसके बाद नक्सलवाद है। नक्सलवाद का तात्पर्य है कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो देश के अंदर ही देश में अस्थिरता पैदा करने का कारण बनते हैं। अब जैसे देखिए, बिहार में, मणिपुर में, मिजोरम में, आसाम में या तमाम पश्चिम बंगाल में, ऐसे ऐसे राज्यों में तमाम नक्सलवादियों के द्वारा भारतवर्ष में आतंकवाद का स्वरूप तैयार करके रखे हैं और हमेशा मारकाट, दंगा फसाद करते रहते हैं। यह भी जो है हमारे आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने का एक मुख्य कारण है। अलगाववाद। अब अलगाववाद में आप लोग सुने होंगे, जैसे देखिए बोडो आंदोलन, जम्मू कश्मीर का मैटर है, जम्मू कश्मीर। इसके बाद खालिस्तान, पंजाब का जो है देखिए। तो इस तरह से तमाम अलगाववाद के लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र को काट करके अलग कर दिया जाए, हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए, मैं भारत में नहीं रहने वाला हूं। तो ऐसे लोग भी जो है वह अलगाववाद जो है वह भी आंतरिक सुरक्षा का एक कारण है। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता। देखिए, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था या किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है तो देश में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देश में तमाम प्रकार के ऐसी विपरीत गतिविधियां बन जाती हैं कि लोग एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना रखना प्रारंभ कर देते हैं और परिणाम यह होता है कि देश जो है गृहयुद्ध की स्थिति में चला जाता है, देश में बंटवारा होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, देश दूसरे देश का औपनिवेशिक बन जाता है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा को भी सरकार को सुदृढ़ रखना चाहिए। अब इसके बाद बाबू हम चलते हैं दूसरे पे, अपारंपरिक अवधारणा। देखिए, अपारंपरिक अवधारणा यह भी हमारी एक सुरक्षा का आधार। अब जैसे इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण हो जाते हैं और यह हमारे वातावरण को खराब करने लगते हैं। हमारे तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि लोग जो है जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, वायुमंडल जो है दूषित हो जाता है। इसके पहले आपने देखा कि विश्व में तमाम ऐसे देश हैं जहां पर वायु वातावरण की स्थिति बहुत ही
गंभीर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आतंकवाद। आतंकवाद भी हमने अभी इस पाठ में पहले में बताया वायु सुरक्षा में कि आतंकवाद जो है एक ऐसी गतिविधि है जो लोग किसी भी धर्म को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के, क्षेत्रवाद को लेकर के, देश के विभिन्न ऐसे अनावश्यक गतिविधियों को खराब करने के लिए लोग आतंकवाद का सहारा लेते हैं। जैसे विश्व में तमाम है, हिजबुल मुजाहिदीन है या ISI का गठबंधन है, ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, यह वैश्विक रूप से पूरे विश्व में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जन्म देते हैं, चाहे वो धर्म को लेकर के हो, चाहे जाति व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हो। तीसरा कारण है विश्व में वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी में आपको एक ताजा उदाहरण इसमें वर्तमान में आपके पास है कोविड-19। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है कि जो एक चीन से निकल करके पूरे विश्व के लगभग 200 देशों में फैल चुकी है। और इसके फैलने का कारण क्या है कि इस महामारी या इस वायरस के बारे में किसी को जानकारी नहीं है और प्रत्येक देश परेशान है। तो यह हमारी अपारंपरिक अवधारणा सुरक्षा में वैश्विक महामारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जैसे अकाल पड़ना, बरसात न होना या अन्न उत्पादन न होना, विश्व के सभी देश के नागरिक मानव जात जो है भुखमरी के कगार पर पहुंच जाए, भोजन नहीं मिलना, ये सब अकाल की श्रेणी में आता है। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं का तात्पर्य है जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, बाढ़ का आ जाना, ये सब हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। और यह प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे देश में एक अपारंपरिक सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, क्योंकि इनके आने से भी जन धन हानि होती है। इसमें आप बच्चों समझ गए होंगे, लेकिन अब दो चीजें आप लोगों को और बता दें कि जो सुरक्षा की अवधारणा में या सुरक्षा की व्यवस्था में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी यह भी जो है जानलेवा साबित होते हैं मानव जीवन के लिए। जैसे देखिए BWC जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन्स, दूसरा CWC रासायनिक हथियार या केमिकल वेपन्स। अब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है, देखिए विश्व के सभी देशों ने, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित सभी देशों ने मिलकर के 1972 ईस्वी में एक संधि बनाई जिसे हम जैविक हथियार संधि या बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के रूप में जानते हैं, जिसमें 155 सदस्य देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। इसका तात्पर्य है कि कोई भी देश जैविक हथियारों का निर्माण नहीं करेगा, जैविक हथियार नहीं बनाएगा। यदि वह बनाता है तो 1972 के जैविक हथियार संधि का वह दुरुपयोग करता है। इसलिए इस जैविक हथियार को रोकने के लिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में यह जो संधि की गई। दूसरा है CWC 1992 में रासायनिक हथियार संधि या केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का निर्माण किया गया। इसमें 181 सदस्य देशों ने भाग लिया था, क्योंकि केमिकल वेपन्स भी जैसे परमाणु हथियार है, यह सभी, या मान लीजिए कोई और भी रासायनिक हथियार तैयार करते हैं लोग, क्योंकि रासायनिक हथियार बहुत ही घातक होते हैं जो मानव जीवन के लिए खतरा होते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट किया। उस परमाणु विस्फोट में इतनी उसकी क्षमता अधिक थी कि ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर लाखों लोग मारे गए और बहुत बड़ा जनसंहार हुआ। तो ये चीजें जो हैं, इनको रोकने के लिए विश्व स्तर पर इस तरह की संधियों का निर्माण किया गया। बेटा इस पाठ में जो भी आपको समझ में नहीं आया हो वह आप विद्यालय की वेबसाइट में आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें और उसको हम पुनः सही करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।